वेलकम दोस्त, मैं अजीत झा, भविष्यशाला चैनल एवं अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे जाने की निश्चित रूप से संभावनाएं होती है। इसको आप लोग तैयार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को जो हम देखते हैं तो पहले गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में हमें क्या क्या अध्ययन करना चाहिए, इस बात को जानना हमारे लिए अनिवार्य होता है। उसके बाद हम आगे लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में किन किन बातों पर हमें ध्यान देना होगा, मुख्यतः 3-4 बातों को ध्यान में रखें। पहला, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। दूसरा, व्यापार वाणिज्य। व्यापार, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय व्यापार एवं बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों, और मुद्रा व्यवस्था यानी इस समय के मौद्रिक नीति, इस समय के मौद्रिक नीति क्या थी, ठीक है। तो इन 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं तो हमारी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो देखो, जब हम कोई चीज अध्ययन करें, कोई टॉपिक अध्ययन करें, कोई विषय अध्ययन करें, तो अध्ययन में सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य होता है कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। यदि हम गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को ही देखें तो हमें इस पर ध्यान रखना होता है बेटा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। यदि उस बात को आप जान लेते हैं पढ़ना क्या क्या है तो हमारा काम बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी ही हम उसको डिजाइन करके उसको ग्रास्प कर लेते हैं और हमें समझ में भी आता है। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में क्या क्या हम पढ़ेंगे, कृषि एवं पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य में राष्ट्रीय एवं बाहरी व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा व्यवस्था यानी गुप्तकालीन मौद्रिक नीतियों को देखें। इसी को एक एक करके एक एक बिंदुओं पर हम इन सभी को चाहे कृषि, व्यापार, मौद्रिक नीति तीनों की व्याख्या कर दे, क्लियर होगा। अब देखो, पहला फर्स्ट जो है वह है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में पहला देखिए इस समय की कृषि व्यवस्था, कृषि एवं पशुपालन, इसको देखो हम लोग जानते हैं आज भी कि कृषि का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज भी हमारी सरकार के द्वारा कृषि कार्य के लिए, कृषि की उन्नति के लिए अनेक योजनाएं चलाते हैं। किसानों को अनेक सहायता प्रदान की जाती है, उन्नत खाद बीज की व्यवस्था करवाई जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि रहा, इसमें कोई दो मत है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था वह क्या था, वह कृषि ही था। यानी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है, यानी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। देखिए, आर्थिक उपयोगिता, जब हम आर्थिक उपयोगिता की बात करें तो आर्थिक उपयोगिता का आधार क्या था, आर्थिक उपयोगिता का आधार यहां पर क्या हुआ, भूमि यानी जमीन। और इन्हीं आर्थिक उपयोगिता के देखते हुए, यानी जमीन की आर्थिक उपयोगिता को देखते हुए जमीन को अनेक श्रेणियों में, अनेक वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे कि अमर कोश में हम देखते हैं, अमर कोश में 12 प्रकार के, अमर कोश में देखते हैं 12 प्रकार के भूमियों का उल्लेख किया गया है। 12 प्रकार के भूमियों का उल्लेख है। और दूसरी बात,
जमीन का हस्तांतरण एवं अनुदान भी इस समय हुआ, ये बात भी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि गुप्त काल में जमीनों का हस्तांतरण होने से और भूमि अनुदान होने से जमीन जो था, भूमि जो था, वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। हालांकि समस्त भूमि का मालिक राज्य होता था, यानी राजा ही समस्त भूमि के मालिक होते थे, यानी जमीन जो था वो राज्य के नियंत्रण में होता था और राज्य के अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकते थे। कृषि उन्नत अवस्था में हो तो कृषि उन्नत अवस्था में होने के कारण के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी, लेकिन हालांकि गुप्त काल में सिंचाई जो था वह प्राकृतिक यानी बारिश पर, वर्षा पर आधारित होती थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की गई है। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो निश्चित रूप से फसलों की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं तो हम फसलों की बात करते हैं। इसी के बृहत संहिता में 3 प्रकार के फसलों का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के फसलों का बृहत संहिता में इसका उल्लेख है। अब बात करें हम कृषि, तो पशुपालन भी, पशुपालन उन्नत व्यवस्था में था। वनों पर राज्य का अधिकार था और वनों से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती थी, जैसे मेडिसिन के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त था, इसका प्रयोग मेडिसिन में करते थे, कस्तूरी का प्रयोग था। तो इस प्रकार से कृषि अवस्था गुप्तकालीन थी। अब दूसरी बात हमने कहा कि उद्योग धंधा, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उद्योग की बात करते हैं, तो गुप्तकालीन जो उद्योग व्यवस्थाएं जो थी, अनेक प्रकार की उद्योग व्यवस्था थी। इस समय में शिल्प का व्यवसाय, शिल्प का काम अधिक विकसित हुआ और खास करके था कि पत्थर धातु, 2 चीज, पत्थर धातु, ये दोनों काफी विकसित अवस्था में हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल में 2 चीजें काफी विकसित अवस्था में देखने को मिलता है। हालांकि मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन के में उसके छोटे छोटे मृण मूर्तियां, इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, तांबे के आभूषणों के साथ साथ अन्य उपयोगी बर्तन और अन्य उपयोगी सामानें भी बनाई जाती थी, तैयार किए जाते थे, जिसका उपयोग दैनिक कार्यों में और व्यापार में, वाणिज्य में भी लोग करते थे। इस समय मैंने कहा कि जैसे धातु निर्माण कार्य जो था वो सर्वश्रेष्ठ था। ये धातु निर्माण कार्य ये सर्वाधिक विकसित कहा गया, क्यों काफी विकसित था। अब देखो व्यापार वाणिज्य तो करते थे, तो जैसे शिल्प में हम देखते हैं तो इन पर नियंत्रण होना चाहिए। तो शिल्पों के द्वारा इस समय देखा गया कि अनेक इनकी श्रेणियां होती थी। शिल्पों के जैसे निगम, श्रेणी, संघ, निगम, श्रेणी एवं संघ, ये होते थे। देखो व्यवसाय की देखभाल के लिए और व्यापारियों पर नियंत्रण होने के लिए कोई संगठन होना चाहिए और संगठन उसके नियंत्रित करता है। ये व्यवहारिक बातें हैं। यदि कोई संगठन नहीं हो, लीडरशिप नहीं हो या कोई संस्थाएं नहीं हो, तो वहां पर भ्रष्टाचार होता है, वह डिक्टेटरशिप हो सकता है, तानाशाही हो सकता है। वह अपने मन के अनुसार वो काम करना प्रारंभ करते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता, यानी दुष्परिणाम उसे हमें देखने को प्राप्त होता है। लेकिन गुप्त काल में श्रेणियों के लिए यानी शिल्पियों के लिए अनेक था, यानी निगम, श्रेणी और संघ थे, जो व्यवसाय के देखभाल के अतिरिक्त, ये जाना जरूरी है, व्यवसाय के देखभाल के अतिरिक्त इन श्रेणियों को अन्य अधिकार भी प्राप्त थे। जैसे कि इन श्रेणियों
को स्थानीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था और ये स्थानीय प्रशासन में भाग लेते थे। ये लोग, ये श्रेणियां जो थी, बैंकर के रूप में काम करते थे, अपनी मुद्रा चलाते थे, अपनी मोहरे का प्रचलन कर देते, जिसका उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट रूप से है। जैसे कि मंदसौर अभिलेख में बताया गया है कि रेशम के बुनकरों की अपनी श्रेणियां थी और उन श्रेणियों के द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण एवं मरम्मत कार्य किया गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि मंदसौर अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि इन श्रेणियों को सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और स्थानीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार था और ये भाग लेते थे, इसमें कोई दो मत नहीं। और आगे देखिए, तीसरा बात तो मैंने कहा यहां पर कृषि। अब बात करें व्यापार की, हम व्यापार की बात करें तो इस समय गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में व्यापार वाणिज्य का योगदान था, क्योंकि इसके बगैर अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकता है। यदि हम तुलना करते हैं, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा ही पीछे जाकर के कुषाण काल से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। जिस प्रकार से कुषाण के समय में अर्थव्यवस्था काफी अधिक मजबूत था, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य काफी मजबूत था, गुप्त काल में उसमें गिरावट हमें देखने को मिलता है। यानी गुप्त काल में कुषाण काल की अपेक्षा व्यापार वाणिज्य में, अर्थव्यवस्था में गिरावट थी। यानी कि ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत खराब था, थोड़ी सी गिरावट थी। यानी संतोषजनक अर्थव्यवस्थाएं, यानी व्यापार वाणिज्य जो था संतोषजनक था ओवरऑल। इसलिए मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यदि हम ऐसे देखें मैप के थ्रू, तो हम देखते हैं बंगाल में ताम्रलिप्त बंदरगाह। ये क्या है बेटा? ताम्रलिप्त बंदरगाह। और ताम्रलिप्त बंदरगाह से यहां से साउथ ईस्ट एशिया के साथ यहां पर व्यापार होता था। हम यहां श्रीलंका की बात करें, इस श्रीलंका से चीन के साथ यहां पर व्यापार होता था। इस समय रोम के साथ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, जो कि मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़े हैं, आप भी जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में कि रोम के साथ हमारा व्यापार वाणिज्य काफी समुन्नत अवस्था में थे, सिल्क का व्यापार काफी उन्नत था, जिसके बदले हम गोल्ड प्राप्त कर रहे थे। इस समय रोम के साथ व्यापार में हमें गिरावट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है गिरावट देखने को? क्योंकि गुपचुप तरीके से, चोरी तरीके से रोमन के द्वारा चीनियों ने रेशम पालन की जानकारी हासिल किया। और हम लोग जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में मुख्य जो मांगे जो थी वो सिल्क का मांग था। यानी हम सिल्क ले जाते थे, यानी भारतीय व्यापारी सिल्क ले जाते थे। लेकिन यहां पर गुपचुप तरीके से क्या हुआ था कि रोमन द्वारा चीनियों ने रेशम पालन की जानकारी हासिल किया और उस व्यापार पर चीनियों का अधिकार हो गया। जिससे क्या होगा, गुप्त काल में आते आते हमें आर्थिक गिरावट व्यापारिक गिरावट यहां पर देखने को मिलता है। इससे अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। वित्तीय स्थिति हम देखें, मौद्रिक नीति को देखें, वित्त एवं मौद्रिक नीति को देखते हैं गुप्त काल में। तो वित्त एवं मौद्रिक नीति में वित्तीय एवं मुद्रा बाजार, गुप्त काल में वित्तीय एवं मुद्रा बाजार अच्छी स्थिति में था, क्योंकि गुप्त शासकों के द्वारा ही
सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए जाते थे, चलाए गए भी थे। भले उसमें प्योरिटी नहीं था, लेकिन सिक्के चलाए गए थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति जो मुद्रा व्यवस्था जो थी वो अच्छी थी। अब देखिए ओवरऑल जब हम निष्कर्ष की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के निष्कर्ष को देखते हैं और उसके परिणाम को देखते हैं, तो बहुत कुछ हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुप्त अर्थव्यवस्था संतोषजनक थी। भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण और भूमि अनुदान की प्रथा ने समाज में एक नए वर्ग को जन्म दिया, इसमें कोई दो बात नहीं। और वह वर्ग था सामंत वर्ग था। जैसा कि हमने पढ़ा कि गुप्तकालीन समाज में, के समय के समाज में ब्राह्मणों को पुनः वही स्थिति प्राप्त हुआ जो पहले था, यानी यहां पर ब्राह्मण सर्वोच्च हुए और उन्हें गुप्त शासकों के द्वारा भूमि अनुदान मिलना प्रारंभ हुआ, जो कि टैक्स एग्जम्पशन हो रहा था, टैक्स फ्री था। इससे क्या हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और एक नए वर्ग के रूप में उनका उदय होता है। वो वर्ग कहलाता है सामंत कहलाता है। और इस सामंतवाद के विकास में समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि सामंतवाद का उदय सातवाहन के समय में ही प्रारंभ होता है दक्षिण क्षेत्रों में, लेकिन इसको विकसित रूप देने का श्रेय गुप्त शासकों को है और खास करके उन गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को जाता है। इन सामंतों के द्वारा स्थानीय स्तर पर शोषण कार्य प्रारंभ हुआ। देखो आप, जैसे हम देखते हैं कि वो सामंत है और शासक हैं और नीचे प्रजा है, तो शासक और प्रजा के बीच में एक नए वर्ग का उदय होता है, वो वर्ग है सामंत। और इन सामंत ने शासक और प्रजा के बीच में दूरी को बढ़ा दिया, क्योंकि ये सामंत जो थे वो स्थानीय स्तर पर काम करना प्रारंभ किए, स्थानीय लोगों को सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया। और ये सामंत जैसे मजबूत होते हुए वो केंद्रीय सत्ता यानी शासन की बात मानना बंद कर दिया, शासन की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया, जो कि गुप्त काल के लिए खराब साबित हुआ, यानी पतन का कारण भी साबित हुआ। इससे क्या होता है, इन सामंतों के उदय होने से क्या होता है, व्यापार वाणिज्य कमजोर पड़ा, शिल्पियों की स्थिति कमजोर हुई, किसानों की स्थिति कमजोर हुई, ठीक है, तो उद्योग धंधे प्रभावित हुए। फाइयान ने तो यहां तक लिखा है कि इससे कारण क्या होता है कि भारत के अनेक नगर उजड़ गए। पाटलिपुत्र की चर्चा करता है कि पाटलिपुत्र जैसे नगर वो उजड़ चुका था, जो कि गुप्त शासन के पतन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि हालांकि रोम के साथ व्यापार वाणिज्य, एक बात यह भी है कि उद्योग धंधे का नाश होना या आम जनता का शोषण होने का कारण ये भी तो था ही। एक और कारण था, वो कारण था क्या कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पतन होता है, इस समय में रोम के साथ हमारा व्यापार कमजोर पड़ा, गिरावट हुई, बंद हो गया, तो स्थानीय मार्केट पर दबाव पड़ा। ये स्वाभाविक है, ये अर्थव्यवस्था की नीतियां हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कमजोर होगा तो क्या होगा, स्थानीय स्तर पर भूमि पर दबाव होगा, स्थानीय मार्केट पर दबाव होगा, और उस स्थानीय मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा था, सामंत वर्ग। तो स्वाभाविक है सामंतों के द्वारा कंट्रोल किए जाने का, नियंत्रण किए जाने के कारण किसान, शिल्प, उद्योग धंधे, इसका बुरा प्रभाव सभी पर स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। यानी आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, यानी सामान्य लोगों के जीवन जो थे वो बेहतर नहीं था, उनकी आर्थिक अवस्था कमजोर हो गई, वह आर्थिक रूप से कमजोर पड़ते हुए चले गए, क्योंकि उनका एक शोषण प्रारंभ होता है। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने लिखा गुप्त काल के बारे में कि यह स्वर्ण युग या एक भ्रामक परिकल्पना है। यह स्वर्ण युग है या एक भ्रामक परिकल्पना मात्र है।
इन्हीं कारणों से लिखा। जहां एक तरफ देखते कला, साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला, इन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, काव्य विकास हुआ, तो ऑन द अदर हैंड देखते हैं कि आम जनता और समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट भी हुई। एक्चुअल में किसी समाज की पहचान इन दो बातों से की जाती है कि समाज कैसा है, समाज की व्यवस्थाएं क्या है, समाज के में महिलाओं की स्थिति क्या है, और दूसरा उस समाज की अर्थव्यवस्था क्या है। तो गुप्त काल में इस सामाजिक स्थिति भी दयनीय हमें देखने को मिला है और अर्थव्यवस्था भी कमजोर देखने को मिला है, यानी संतोषजनक ही था, बहुत अच्छा नहीं था, कुषाण काल के समान मजबूत नहीं था। तो इस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था की व्याख्या करते हुए गुप्त काल को की अर्थव्यवस्था को समाप्त करते हैं। फिर हम मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, वो होगा गुप्तकालीन कला, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।